परेशान थी वह। परेशानियों जैसी परेशानी थी। दिल में एक दर्द जमा बैठा था, पिघलता ही नहीं। आकाश से बर्फ गिरती है, 2-3 दिन में पिघल जाती है, किंतु कैसी पीड़ा है जिसके फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ पता नहीं। कमबख्त दर्द घुलता ही नहीं। पिघल कर वे क्यों नहीं जाता पानी की तरह। घुल तो रही थी केवल आशा, रवि की पत्नी। आज रवि के व्यवहार से उसके मन की कुलबुलाहट बढ़ने लगी। उसने रवि की ऐसी बेरुखी पहले कभी नहीं देखी थी। उसे पूरे 2 दशक से ऊपर हो चुके हैं, पूछते पूछते, प्यार से, नम्रता से, रोष से, गुस्से से। पर रवि सुनी अनसुनी करते रहे। आशा भुनभुनाती रही। आज भी यही क्रम दोहराया गया। बात को टालकर उसे दिलासा सा देकर रवि नहाने चला गया। आशा तिलमिला उठी। नाश्ता करते वक्त फिर वही सवाल दोहराए जो पिछले 25 सालों से दोहराती आ रही है। क्या हुआ अगर पूछ लिया तो? क्यों नहीं पूछेगी? बार बार पूछूंगी। कहाँ है मेरा बेटा लवा? क्या किया उसका? बोलते क्यों नहीं? झल्ला पड़ा था रवि। पल में फूट पड़ी थी ज्वाला। उगल डाला दबा हुआ क्रोध एक ही सांस में और चिल्लाया, क्या किया? क्या किया? मैंने क्या किया? अरे करने वाला कोई और ही है। कब तक रोती रहोगी लव को? न जाने कब छुटकारा मिलेगा मुझे इन सवालों से। आगे बढ़ो, आगे, इस दर्द से आगे बढ़ो। दर्द? हाँ हाँ वही। तुम क्या जानो माँ का दर्द? तुम माँ जो नहीं हो उसकी। सुनते ही आशा रोष से चीखी। हाँ, ठीक कहते हो तुम। मैं माँ नहीं बन सकी, पर तुम भी तो बाप नहीं हो। यह क्यों भूल जाती हो? यह दर्द दोनों का है। भगवान के वास्ते निकलो बाहर इस दर्द के पुराने खंडहर से। रवि बड़बड़ाता रहा, आशा सुबकती रही। रवि फिर बोला, समझ नहीं आता क्या करूं। यही चकिया राग सुन रहा हूं 25 सालों से। विशेषकर जब भी कोई उत्सव या खुशी का मौका होता है, तुम पुराने संदर्भ लेकर बैठ जाती हो। उसी खंडहर में गुम हो जाती हो, पुराने घाव को रीदने लगती हो। थक गया हूं तुम्हारे पैरों के नीचे से कांटे उठाते उठाते। 4 कदम आगे बढ़ती हो और 10 कदम पीछे चली जाती हो। यूं लगता है हम अलग अलग दुनिया के चौराहे पर खड़े हैं। जाहिर तौर पर एक दूसरे के समीप हैं, मगर जहनी तौर पर एक दूसरे से कटे हुए। तुम्हारा रुख एक तरफ, मेरा दूसरी तरफ। इन बंजर क्षणों को झेलना भारी लगता है। आज की ही बात लो। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम्हारा मूड नहीं जाने का है, यह जानते हुए भी कि मिसेस अरोड़ा के साथ हमारे पुराने संबंध हैं जो हम तोड़ नहीं सकते। आज जो तुम पूरे होशो हवास में खड़ी हो ना, उन्हीं की बदौलत है सब। शादियां कोई रोज रोज थोड़ी ही होती हैं। रिश्तों को बनाकर रखना पड़ता है, उन्हें सींचना पड़ता है। चलो उठो, यह वक्त रोने धोने का नहीं है। इस शादी में हमें जरूर जाना है। कुछ से भी कह दो फोन करके कि वहीं पहुंच जाए। होटल में रात ठहरने की बुकिंग मैं करा लूंगा नेट पर। न्यूकासल से एडिनबरा 4 घंटे की ड्राइव भी है, तैयारी कर लेना। इतना कहकर रवि चला गया। सामान आदि बांधते समय आशा थोड़ा आश्वस्त थी। रवि की झिड़की निरर्थक नहीं थी। उसे याद आया जब वह भारत से नई नई आई थी यूके में, तो नए लोग, नया वातावरण, ऊपर से डॉक्टर के मुंह से अपने मां बनने की खबर सुनकर उसके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब पता चला कि उसके जुड़वां बच्चे होंगे, तो उसका उत्साह ही गुम हो गया। डर गई वह। रवि ने आश्वासन दिया कि इस देश में कुछ मुश्किल नहीं है। चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मिलकर संभाल लेंगे। यहाँ तो सभी पुरुष अपने परिवार के लालन पालन व घर के कामों में बराबर का हाथ बटाते हैं। मेरे दोस्त सुभाष अरोड़ा के भी 4 साल के जुड़वा लड़के हैं। उनकी पत्नी सिमरन, उससे तुम्हें सब दुविधाओं का समाधान मिल जाएगा। और वाकई सिमरन ने उसे उत्साहित करते हुए कहा था, घबराना क्या, जश्न मनाओ यार, जश्न। 2-2 आ रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री। चलो तुरंत शॉपिंग शुरू कर दो। आशा प्रफुल्लित होकर हंस पड़ी थी। बोली, दोनों को चिकित्सा शास्त्र में प्रोफेसर बनाऊंगी। सिमरन उसे पग पग पर मशवरा देती। लड़कों के नाम, नर्सरी के रंग, अपनी देखभाल, आदि आदि आदि। आज यही बात टीसती है उसे। जुड़वा शब्द का प्रसंग आते ही उसकी छातियां अकड़ने लगती। उसे लगता जैसे लव दूध के लिए रो रहा है। अचानक फोन की घंटी उसे अतीत से वर्तमान में ले आई। उसने घड़ी पर नजर डाली। रवि के घर पहुंचने का समय हो गया था। शर्मिंदगी से अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, बेवकूफ कहीं की। क्यों बार बार तुम्हारा दिमाग 24 वर्ष पहले उस दिन पर अटक जाता है? खुद को कोसती हुई अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। रवि का दिन भी दफ्तर में कुछ टूटा टूटा सा गुजरा। वह खुद पर खफा था। क्यों उसमें इतना साहस नहीं है कि आशा को सच सच बता दे, अपना आक्रोश उस पर निकाल दिया।
क्यों अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा? दिन में कई बार मन में आया कि घर फोन करके आशा को प्यार के 2 बोल सुना दे, पर हर बार उसका अहम आड़े आ गया। पुरुष जो ठहरा। अगले दिन शनिवार था। रवि और आशा समय से गुरुद्वारे पहुंच गए। कुश भी वहीं आ गया। 3 पीस सूट पहने वह राजा लग रहा था। मिस्टर अरोड़ा, सिमरन और उनके जुड़वा बेटे अर्शी और कंवल आनंद कार्प में जा बैठे। पल भर को आशा को लगा जैसे उसके दोनों बेटे लव कुश बैठे हों, पर अगले ही क्षण वह संभल गई। कुश का हाथ उसके कंधों के गिर्द लिपटा था। वह किसी जोक पर हंस रहा था। लावों के बाद बधाइयां और आशीर्वाद, उसके बाद लंगर। शाम को दुल्हनों का स्वागत एक नामी ग्रामी बैंकेट हॉल में किया गया। नव विवाहित जोड़ों की मंगल कामना के लिए जाम से जाम टकराए। गाना बजाना, भांगड़ा, शोर शराबा। आशा इनमें कुछ देर तक खोई रही। तभी किसी ने पूछा, आशा, कुश की शादी कब कर रही हो? फेलोशिप करना चाहता है। उसके बाद आशा सोचने लगी, उसके भी तो 2 बेटे थे। समय पर दोनों की बहुएं साथ साथ लाती, पोते पोतियों की चहल पहल होती। आशा के दिल पर दुखदाई स्मृतियों के हथौड़े पड़ने लगे। उसे उसकी अंदर की उदासी और बाहर के अंधेरों ने घेर लिया। आंसुओं के घिरते बादलों को उसने बड़ी मुश्किल से रोका। दुख सहन की अनंत शक्ति को वह तभी जान पाई। सोचने लगी, क्या घाव सचमुच भर जाते हैं? 24 वर्ष का अधूरापन दर्द बनकर उभरने लगा। पलकों पे छाए आंसुओं को समेटने वह बाथरूम चली गई। आशा के मन में क्या चल रहा था रवि भली भांति जानता था। उसके बाथरूम से आते ही वह उसे डांस फ्लोर पर खींच लाया। आशा कभी फिरकी की तरह नाचती थी। रवि का अरमान था उसके साथ नाचने का। 2 धुनों के बाद आशा थक कर बैठ गई। लोगों की बातें, वातावरण की अथाह शोर उसके कानों को बींधने लगा। उसके भीतर की बेचैनी ने उसे उठने पर बाध्य कर दिया। वह दबे स्वर में बोली, चलें? रवि उसके दर्द से अनजान कब था। उसने प्यार से हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो। होटल के अपरिचित पलंग पर पड़े दोनों अपने अपने दुख समेटे सोने जागने की बारीक रेखा को एक दूसरे से छुपाते रहे। आशा, क्या सोच रही हो? गई रात रवि ने करवट बदलते हुए मुलायम सी आवाज में पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो जरूर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। और आपके? वही जो तुम्हारे दिमाग में। रवि ने प्यार से उसे अपने बाहों में भर लिया। स्नेह, सहानुभूति का स्पर्श पाते ही आशा रवि से लिपट कर सिसकने लगी। अतीत की यादें जगर मगर नाचने लगी। कितनी खुशी के दिन थे वे। 2 बेटों की माँ। कैसे उचक कर नर्स के पूछने से पहले ही उसने दोनों बच्चों के नाम बता दिए थे, लव और कुश। यही तो 2 नाम किशोरावस्था से सोचती आई। लव आगे आगे और 10 मिनट बाद कुश पीछे पीछे आया। लव शांत और शालीन था और कुश तेज, चुलबुला, चैन से लेटा तक नहीं, मुंह मचोड़ मचोड़ कर अंगड़ाइयां ले रहा था। लव को प्यार से सहलाते हुए रवि झट से बोला, बड़ा बेटा बाप पर गया है। नहीं नहीं, यह तो अपनी शरीफ माँ पर गया है। कुछ है आपके जैसा शरारती। सब हंस पड़े थे। रात के 8 बज रहे थे। रवि तो घर चले गए। दिन भर दफ्तर के थके हारे। आशा ने देखा लव बहुत देर से हिला डुला नहीं था। दूध पीते समय सांस लेने में अजीब अजीब सी आवाजें कर रहा था। घबराकर उसने नर्स के लिए घंटी बजाई। नर्स ने लव को देखते ही डॉक्टर को ब्लीप किया। मिनटों में वहां डॉक्टर और नर्सों की भीड़ लग गई। लव को वे तुरंत आईसीयू में ले गए। आशा अनहोनी से कांप उठी। आशा जानने के लिए छटपटा रही थी कि बेटे को क्या हुआ है। उसका कलेजा तड़प कर बाहर आ रहा था। बार बार नर्सों से पूछती और नर्स टालती रही। उसने 1-2 बार उठने की कोशिश की, किंतु पोस्ट नेटल हेमरेज के कारण उसे चलना फिरना मना था। नर्स उसे हल्की सी नींद की गोली देकर चली गई। सुबह होते ही रवि को इत्तला कर दी गई थी। आशा की हालत देखकर उसने भी आशा को कुछ बताना ठीक नहीं समझा। लव को एक हृदय रोग था जो हजारों में से एक बच्चे को जन्मजात होता है। उसके हृदय का बायां कोष्ठक अविकसित रह गया था और इसका इलाज लगभग नामुमकिन था। रवि ने यह आघात अकेले झेला। डॉक्टर लव के नन्हे से हृदय पर अपनी समस्त योग्यता और खोज खर्च करते रहे। इधर आशा व्यथित हो उठी। सबकी चुप्पी और टाल मटोल उसे विव्वल किए डाल रही थी। 24 घंटे हो गए थे लव को आईसीयू में गए, पर कोई खबर नहीं थी। आशा की बेचैनी बढ़ती गई। माँ जो थी वह खुद को रोक न पाई। आखिर आधी रात को नर्सों की आंख बचाकर वह दबे पांव आईसीयू की ओर बढ़ी, मगर कमजोरी और घबराहट में उसे चक्कर आ गया। वह अपना संतुलन खोकर वहीं
फर्श पर लुढ़क गई। वह कई दिन तक सेमी कोमा में पड़ी रही। यही उसे बताया गया था। यही सब याद करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और अगले दिन एक कुरमुरी सुबह थी। खिड़की से झांकते सूरज ने उसे जगाया। कुछ भी माँ बाप के साथ वहीं नाश्ता मंगवा कर बैठ गया। वे देर तक गपशप करते रहे। पश्चात सुभाष और सिमरन से विदा लेकर वापस अपने घर न्यू कॉसल के लिए निकल पड़े। 3 वर्ष और गुजर गए। कुछ ने फेलोशिप भी हासिल कर ली। चारों ओर से बधाई संदेशों का अंबार लग गया। दूर दूर तक दोस्तों को मिठाई बांटी गई। कॉलेज के डीन की ओर से बधाई पत्र के साथ ही फेलोशिप की अवार्ड सेरेमनी के डिनर व डांस का निमंत्रण था। सुबह शिक्षार्थियों का सम्मानोत्सव, रात को डिनर व डांस और अगले दिन रविवार को कॉलेज की नई प्रयोगशाला का उद्घाटन व प्रदर्शनी। पढ़ते ही दोनों खुशी से उछल पड़े। बेटा उनके स्वप्नों से भी आगे पहुंच गया था। उनके उत्साह की कोई सीमा न रही। आशा, तुम डिनर डांस के लिए अपनी गुलाबी शिफॉन की साड़ी जरूर पैक कर लेना, बहुत फबती है तुम पर, रवि ने मनोहार से कहा था। हाँ हाँ, आप भी अपनी नई डिनर शर्ट, काली ट्रिमिंग वाली टस्कीडो और मैचिंग वही बो टाई पहनना, कुछ को अच्छा लगेगा, है ना? कुछ को? और तुम्हें नहीं? रवि ने चुटकी ली। और वह दिन भी आ गया। उन अनमोल क्षणों को कैद करने के लिए रवि ने नया कैमकॉर्डर खरीदा था। उत्सुकता और उत्साह दोनों के कारण रात भर दोनों को ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह दफ्तर जाते वक्त रवि कह गया, 2 बजे तक तैयार रहना, शुक्रवार है, ट्रैफिक ज्यादा होगा, एडिनबरा पहुंचने में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। और सुनो, कैमकॉर्डर रखना मत भूलना। घड़ी की सुई बढ़ती ही न थी। उसे अभी घर भी बंद करना था। पैकिंग किसी तरह पूरी की, कैमकॉर्डर रखने लगी तो फिर वही ख्याल उसे अवसाद के गड्ढे में धकेल गया। रवि ने लव और कुश के कितने फोटो उतारे थे, कहाँ गए सब? कभी दिखाता क्यों नहीं? बस उसकी सारी हंसी आंखों की कोरों में भाप बनकर अटक गई। जब भी पूछती है वही पुरानी कहानी दोहरा देता है उत्तर में। तुम कोमा में थी, उस रात कितनी बर्फ पड़ी थी, साइबेरिया बन गया था न्यू कॉसल, इतना हिमपात चारों ओर, बर्फ की मोटी मोटी तह और मोटी होती जा रही थी। 3 दिन इंतजार किया और फिर चर्च की जमीन में दफना डाला। जगह याद नहीं। झूठ। क्या बिना निशान की कब्रें भी होती हैं? उसका तो नाम था। कितने दिन जिया मेरा लाल? कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, सिवा रवि के और कौन बताए? उन दोनों का मौन कभी चुप न रहा। रवि मन ही मन बोलते, आशा, भली भांति जानता हूं तुम्हारे प्रश्नों का उठना, तुम्हारा यूं बिफर जाना भी सही है, मगर उस पल में जो सबसे ठीक लगा वो मैंने किया। आशा सोचती तुम नहीं समझोगे। सब कुछ अधूरा अधूरा अज्ञात के भंवर में फंसा हुआ लगता है। क्यों लव के बिना कुछ भी अधूरा लगता है? बिना पूरा सच जाने मुझे सदा यह लगता रहेगा कि मेरा बच्चा अभी है, मुझे आवाजें दे रहा है, दूध के लिए प्यासा है। रवि के घर पहुंचते ही आधे घंटे के अंदर ही दोनों एडिनबरा के लिए निकल पड़े। मोटरवे पर जाते ही उसने कार की गति को तेज कर दिया। 90 मील की गति से भागने लगी थी कार। बेटे की सफलता के नशे में मस्त न जाने कब एडिनबरा आ गया, पता ही नहीं चला। रवि बोला, आशा, माँ बाप के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है ना? सच मानो, बच्चों की सफलता ही माँ बाप की सफलता है, उनका सपना है। आज मैं रवि भल्ला अपने को सफल पिता घोषित करता हूँ। रवि गर्व से चिल्लाया, अकेले ही सारा श्रेय ले लोगे? माँ तो पहली शिक्षक होती है, आशा ने खिले गुलाब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके मन में अनायास कुश की पहली मुस्कान कौंध गई। वह अतीत से खुशियों की मोती उठा उठा कर माला पिरोने लगी। कुश का पहला दांत, पहला कदम, पहला शब्द, पहला जन्मदिन, पहला स्कूटर का दिन, अंत ही नहीं था। कितने वर्षों से सहेजती आ रही थी इन सुखदायी क्षणों को, पर कभी खुलकर उनका उत्सव नहीं मनाया, आज भी नहीं। कार चलाते हुए रवि ने उसकी मुस्कान को तिरोहित होते हुए महसूस किया। उसकी निर्बोध खुशी पर जैसे तुषारपात हो गया हो। एकदम से झल्लाकर बोला, कम से कम आज तो विदा कर दो अपनी व्यथा को। क्या मिल गया जो आज मिल जाएगा या अब मिल जाएगा? जो जीवित है, तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम उसके सुख के लिए उमड़ते बादलों को दबाकर मुस्कुरा नहीं सकती?
हर खुशी के अवसर पर नई मुश्किल खड़ी करके उसे किरकिरा कर देती हो यार। क्या कुश को खरे सोने के जैसा शुद्ध आशीर्वाद नहीं दे सकती? उसने हमें जो दिया उसके बदले यह खोट मिली नकली मुस्कान। माँ हो, अब सिर्फ उसकी माँ हो तुम। क्या करूं, कोक अपना हक मांगती है। किससे? रोक सकती थी तुम क्या उसे, या मैं रोक लेता? संभालो अपने आप को आशा। हमारा कुश, तुम्हारा जाया, दो क्या आज 10 के बराबर है। अब से हर पल उसकी खुशी के लिए जीना ही तुम्हारा धर्म है। इससे ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? कुछ पल दोनों में मौन वार्तालाप का सिलसिला जारी रहा। आशा मन ही मन बड़बड़ाती रही। हाँ हाँ पूछूंगी, बार बार पूछूंगी। हर बार वही पुरानी मनगढ़ंत कहानी सुना देते हैं। तुम कोमा में थी, चारों ओर बर्फ जमा थी, वल्ला वल्ला आदि। रवि भी मन ही मन बड़बड़ाते रहे। आशा, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे प्रश्नों का उठना। बिखर जाना ही सही है। तुम नहीं समझोगे। सब कुछ अधूरा अधूरा अज्ञात के भंवर में फंसा हुआ लगता है। निकलो उस भंवर से। बहुत हो गया। रवि ने अपना बायां हाथ आशा के हाथ पर रखा। आशा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। आज पहली बार आशा को अपनी कमजोरी का दुख हुआ। नहीं, अब नहीं रोकेंगी। जो जिंदा है उसके लिए जीऊंगी, खुशी से। अब पुरानी बातों को लेकर नहीं रोऊंगी। रवि ने उसकी मूक प्रतिज्ञा को जैसे पढ़ लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कार कॉलेज के अहाते में आ रुकी। सामने से कुछ आता नजर आया। दोनों ने उसकी पीठ थपथपाई और शाबाशी दी। आते जाते अनजान लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। दूसरी सुबह समारोह निश्चित समय पर शुरू हुआ। अनगिनत श्रोता, पूरी फैकल्टी अपने काले गाउन और हैट लगाए परेड करती हुई जब अपने अपने स्थान ग्रहण करने लगी तो स्कॉटिश बैग पाइप बैंड ने स्वागत धुन बजाई। आशा को झुर्री आ गई। इसके बाद शिक्षार्थियों को उनकी सफलता के प्रमाण पत्र दिए गए। आशा और रवि के हाथ कसकर एक मुट्ठी में बंध गए। खुशी के आंसू बह निकले। सामने कुश को प्रथम श्रेणी का विशेष मेडल भेंट किया गया। विभिन्न जातियों, विभिन्न देशों, विभिन्न भाषा भाषियों से हॉल खचाखच भरा था। परंतु आज इस वेला में वह सब समान रूप से इस वैश्विक परिवार के सदस्य थे। सबका एक रुतबा था, एक जात थी। वह सब सफलता के सर्वोत्तम शिखर पर खड़े चिकित्सकों के अभिभावक थे, गर्व और आत्मसम्मान के अधिकारी। समारोह के बाद रवि ने कुश से पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटा? पापा, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। डॉक्टरी और मरीजों का इलाज तो साथ साथ चलता ही रहेगा। शाम को डिनर के लिए रवि और आशा अच्छे से सज कर तैयार होकर बनकर तैयार हुए। वाह, यह हुई ना बात। कभी हमारे लिए भी ऐसे तैयार हो जाया करो। रवि ने आशा को खुश करने के लिए कहा। आप भी ना, आशा शर्माकर मुस्कुरा दी। डिनर हॉल की सजावट अद्वितीय थी। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इतनी खातिरदारी, इतनी गहमा गहमी पहले कभी नहीं देखी थी। प्रत्येक मेहमान को यह एहसास दिलाया गया कि वही खास है, खास मेहमान है। नम्रता व नफासत, दिखावा और शराफत, सब भरपूर। क्या शान थी। दावत के बाद कॉलेज की टीम की ओर से डीन ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया और नई प्रयोगशाला के उद्घाटन का उद्घोष किया। अगले दिन सुबह 10 बजे सबको उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब पधारें और देखें कि आपके बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे, पर्दे के पीछे कितने लोगों का सहयोग रहा है। आपके यहाँ आने का शुक्रिया। अब आप बाकी शाम का आनंद लीजिए। 12 बजते ही तीनों अपने अपने होटल की ओर चल दिए। रवि की रात धज्जी धज्जी गुजरी। रात भर उसके मस्तिष्क में वही काली रात घूमती रही जिस दिन उसने अपना बच्चा खोया था। उसके मन में अलग ही सागर मंथन चलने लगा। हमेशा आशा की भावनाओं को महत्वहीन करार देकर क्या वह अपने दिल में बसे चोर को भगा पाया कभी? आशा का मूक आश्वासन उसे अपने अपराध बोध से लड़ने के लिए छोड़ गया। कितना कमजोर था वह, जो इतने सालों तक उसे सच बताने का साहस नहीं कर पाया। किससे डरता था? आशा से कि वो सहन नहीं कर पाएगी, या अपनी उस झूठी महानता से जिसकी झोंक में उसने अपने नन्हे से नवजात को मानव सेवा के लिए अर्पण कर दिया। उफ, क्या गुजरी होगी उस नाजुक के शव पर। किस किसने चीर फाड़ की होगी उसकी। क्यों उसने डॉक्टर फर्ग्यूसन के प्रस्ताव को नहीं ठुकराया? लव को जन्मजात हृदय रोग था, जो हजारों में से एक को होता है। लव चिकित्सा शास्त्र के लिए एक अमूल्य उदाहरण था।
उस पर अन्वेषण करके बहुत कुछ सीखा जा सकता था। उस वक्त आशा अपने कक्ष में थी, नींद बेहोशी की हालत में। रवि लव के पास आईसीयू में भागा था। डॉक्टर फर्ग्यूसन उस नन्ही सी जान को ऑक्सीजन चढ़ाते रहे। दो अन्य प्रोफेसर, उनके वरिष्ठ चिकित्सक वहां आ गए थे। हालांकि रात के 11 बज रहे थे। सभी प्रयोग विफल रहे। पूरी कोशिश की उन्होंने। चारों ओर नलियों में लव की नन्ही जान अटकी थी। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने उसका कंधा थपथपाया। दुविधा में उनकी आंखों में आंसू थे, क्षोभ के, असफलता के, विवशता के। रवि उनकी छाती से लिपट कर फफक पड़ा। रो मत, ईश्वर ही इस सारे नाटक का रचयिता है मित्र। उसने इस मंच पर आज ये अपनी नई रचना भेजी है, शायद इसीलिए कि हम ऐसी अजीब रचना को समझ सकें और भविष्य में इससे सबक ले सकें। सीख लिया डॉक्टर। क्या सीखा? उसकी मां को सिखा पाओगे? रवि हताश सा पूछ बैठा। नहीं, पर जाने कितने और डॉक्टर उससे अनुभव ले सकेंगे अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? तुम चाहो तो तुम्हारा बच्चा अमर रहेगा। इसे बेजान हीरो बना डालो। इसे चिकित्सा शास्त्र को उपहार दे दो। युगों युगों तक अनेक विद्यार्थी तुम्हारे आभारी रहेंगे और यह मरकर भी अमर हो जाएगा, जिंदा रहेगा। हमारे पास बहुत कम समय है, बोलो। डॉक्टर फर्ग्यूसन उसके सामने एक फॉर्म रखकर चले गए। बहुत आत्म मंथन के पश्चात उसके मन में उपकार की किरण फूटी। आशा से बात करना चाहता था, पर आशा होश में कहाँ थी जो कुछ पूछता या बताता। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उस वक्त उसने कैसे लव की सभी नलियां उतारी, उस फॉर्म पर हस्ताक्षर कर चुपचाप चला गया। यह वह नहीं जानता, गुनाहगार हूं आशा का। मैं भी तो उसी आग में जल रहा हूं। आज तक ना ही उस शून्य को भर पाया और ना ही उसे प्रकट करने की हिम्मत जुटा पाया। कितनी आसानी से आशा उसे हृदयहीन करार देती है। उस दिन कैसे वह अपने हृदय और हाथों में खालीपन का एहसास लिए लौटा था। यही सोचते सोचते पता नहीं न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह कुछ जल्दी ही वहां आ पहुंचा। तीनों समय से रिबन काटने के समारोह में उपस्थित हुए। इसके बाद एक वरिष्ठ प्रोफेसर उन्हें निर्देश देते हुए अंदर ले गए। चारों ओर शीशे की बड़ी बड़ी अलमारियों में हड्डियों के मानव ढांचे, फॉर्मेलिन में सुरक्षित मानव शरीर अत्यंत सफाई से दर्शनार्थ सजाए हुए थे। प्रोफेसर का धीर गंभीर स्वर ऊंची छत वाले विशाल हॉल में गूंज रहा था। यह म्यूजियम है, मानवता का। इसे मृत्यु कक्ष न समझा जाए। यह मानवता के वह पुजारी हैं जिन्होंने सहर्ष अपना शरीर चिकित्सा शोध के लिए दान कर दिया। इन अवयवों को जो छोटी छोटी शीश महलों में सुरक्षित हैं, आप एक संपूर्ण नागरिक के रूप में पहचाने, जिनमें आप हो कि जैसे माँ बाप थे, या शायद अभी भी हैं, जो रोते और हंसते थे, नाचते और गाते थे, खाते और पीते थे। अपनी मौत में भी ये अमर हैं और हम इनके तहे दिल से आभारी हैं, क्योंकि प्रोफेसर आए और गए, मगर ये वर्षों से आपके बच्चों को चिकित्सक बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। कृपया उन्मुक्त मन से इन्हें अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। तालियों की कर्णभेदी गड़गड़ाहट रवि को सुनाई नहीं पड़ी। वह अतीत में खोया इन्हीं शब्दों को वर्षों पीछे से सुन रहा था। यह नहीं हो सकता। कहाँ न्यू कासल का, कहाँ एडिनबरा। 25 साल का अंतराल। प्रोफेसर फर्ग्यूसन। सहसा उसकी नजर एक छोटे से जार पर अटक गई। मुश्किल से 2 इंच का एक हृदय उसमें तैर रहा था, अपने समस्त स्नायु संस्थान से चिपका। नीचे उसके जन्म की तारीख और बीमारी का नाम लिखा था। बस यह भी लिखा था कि यह नन्हा बालक जन्म से ऐसा था और कुछ घंटे ही जीवित रह पाया। यह देखते ही रवि सुन्न का सुन्न रह गया। उसका कलेजा धक धक करने लगा। वह मन ही मन में गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। रवि ने देखा आशा तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। वह अचानक एक शीशी को देखकर ठटकी, फिर आगे बढ़ गई। रवि की सांस में सांस आई। न जाने क्या सोचकर आशा फिर पीछे मुड़ी और उसी शीशी के सामने जाकर खड़ी हो गई जिस पर लिखा था वह तारीख, जिसे देखते ही उसकी आंखें उस पर गड़ी की गड़ी रह गई। पांव वहीं जम गए। उसका सर चकराने लगा। उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसके मस्तिष्क में डॉक्टर के वही शब्द गूंजने लगे, अनडेवलप्ड हार्ट, जो शीशी पर लिखा था। उसने अपनी आंखें मलकर फिर गौर से देखा। उसे कुछ क्षण दृष्टि स्थिर करने में लगे। आगे वो नहीं पढ़ पाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह थी या नहीं थी, पर होना ना होना क्या होता है। उसने अपने को चींटी काटी। उसकी ममता कराह रही थी। उसकी छातियां करने लगी। उसके अतीत की सिसकियों की आवाज ऊंची हो गई। वह भूल गई थी कि वह कहाँ खड़ी है।
रो रो कर वह उस शीशे को खरोंचती, ठोकती, चूमती, पुचकारती रही, बड़बड़ाती रही। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तू यहाँ क्यों? तेरी ये हालत कैसे? रवि और कुश ने उसे गिरते गिरते बचा लिया। रवि उसे कमरे से बाहर ले गया, उससे समझाने की कोशिश करता रहा। आशा क्रोध से रवि को कॉलर से पकड़कर झंझोड़ती बोलती जा रही थी। तुम तो कहते थे लव को वर्तमान से नहीं, अतीत से संबोधित किया करो। यह देखो, लव तुम्हारे सामने है, मेरा बेटा। यहाँ कैसे? क्यों? क्या तुम नहीं जानते, मरकर भी आदमी मरता नहीं जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, अंतिम चीजों को पूरा नहीं कर देते। ये देखो, लटक रहा है हमारा बेटा, न जियो में न मरो में। उसका चेहरा कटुता से तमतमा रहा था। रवि निःशब्द था। उसने गले में दोष भावना की गुठली ऐंठने लगी। वह नहीं जानता आशा के बिलखते मन को कैसे शांत करे। रवि ने प्यार से आशा को गले लगाकर सहलाया। उसकी सिसकियां शांत होते ही बोला, गुनाहगार हूं तुम्हारा। तुम ही दोनों बेटों को प्रोफेसर बनाना चाहती थी। देखो ना, लव तो कुछ से पहले ही प्रोफेसरों का प्रोफेसर बनकर कितने प्रोफेसर बना चुका है। तीनों शांत थे। केवल रवि ही जानता था कि वह भी उसी आग में जलता रहता है। यह उसके जीवन का कठिन और कठोर फैसला था। लव का कोमल चेहरा अभी तक उसके भीतर चुभन सी ला देता है। बाप तो वह भी है। जाते जाते आशा की नजरों से आंखें चुराकर उसने पीछे मुड़कर लव पर दृष्टि डाली और बोला, आशा, सुना तुमने? उसने तुम्हें पुकारा, मम्मी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। लेकिन अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना।